वेलकम टू विजन प्लस। मैं दिलीप मिश्रा। आज ज्योग्राफी के क्लास में एक नया जो है नए सेक्टर यानी कि नए सेशन की शुरुआत कर रहे हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी से। जैसा कि इंडियन ज्योग्राफी में इंडिया का इंट्रोडक्शन मैंने लगभग कंप्लीट कर लिया, उसमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। ठीक है, और आज वर्ल्ड ज्योग्राफी के एस्ट्रोनॉमी वाले पोर्शन को हम शुरुआत कर रहे हैं। और उसमें सबसे पहले हम अक्षांश और देशांतर के बारे में जानेंगे, क्योंकि इनका सबसे बड़ा रोल है। किसी भी देश, किसी भी प्लेस, किसी भी शहर की अवस्थिति को समझने के लिए हमें अक्षांश और देशांतर के बारे में जानना जरूरी है। तो सबसे पहले हम अक्षांश देशांतर को जानेंगे, फिर उसके बाद मानचित्रण अध्ययन करेंगे। तो चलिए बिना देर के क्लास को शुरू करते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा गया लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। ठीक है, तो आज का क्लास जो मेरा होगा मूलतः अक्षांश रेखा पे होगा। इसमें हमें क्या क्या जानना है। सबसे पहला पॉइंट क्वेश्चन है हमारे दिमाग में, आप लोगों के मन में ये प्रश्न बन रहा होगा कि हम अक्षांश और देशांतर को पढ़ते क्यों। अक्षांश और देशांतर, ठीक है, अक्षांश और देशांतर क्यों पढ़े। ठीक है, पहला प्रश्न तो ये। ठीक है, तो ये जान लीजिए कि ग्लोब पर किसी भी देश, किसी भी स्थल, किसी भी शहर, इनकी स्थिति का पता लगाने के लिए हमारे पास दो माध्यम होते हैं, या इनकी स्थिति दो प्रकार की होती है ग्लोब पे समझने के लिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई भी स्थान है, कोई भी स्थान है, स्थान में इन द सेंस, जैसे मान लीजिए हम भारत देश की बात कर रहे हैं। हम अगर भारत देश को एग्जांपल में ले, ठीक है, तो भारत देश के बारे में समझने के लिए हमें दो पॉइंट पे मेन फोकस करना पड़ता है कि भारत की जो स्थिति है, एक तो इसकी भौगोलिक स्थिति होगी, भौगोलिक स्थिति, और दूसरी स्थिति इसकी जो होगी वो खगोलीय स्थिति होगी, खगोलीय स्थिति होगी। ठीक है, अब पहले इन दोनों स्थिति के बारे में समझ लेते हैं कि भौगोलिक स्थिति क्या है और खगोलीय स्थिति क्या है। ठीक है, तो भौगोलिक स्थिति मतलब किसी भी देश, किसी भी शहर, ठीक है, की भौगोलिक स्थिति समझना है तो हम क्या करते हैं, उनके पास पड़ोस के जो और भी देश हैं, ठीक है, या जो स्थल खंड है, या जो जल राशियाँ हैं, अगर उनके बारे में हमें थोड़ी जानकारी है तो हम उनसे जोड़ करके इनके भौगोलिक स्थिति को समझ लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने भारत को लिया, तो भारत की भौगोलिक स्थिति समझने के लिए हम कहेंगे कि हिंद महासागर के उत्तर में अवस्थित है, या हिंद महासागर का तटीय देश है, से जुड़ा हुआ देश है। इसके उत्तर में नेपाल है, चाइना है, भूटान है, पूरब में जो है म्यांमार, बांग्लादेश है, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान या पाकिस्तान जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से इनकी स्थिति को हम समझ लेते हैं। ठीक है, इसकी दक्षिणतम सीमा हिंद महासागर के दक्षिण पश्चिम में जो है अरब सागर और दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी से लगी हुई है। तो ये इसकी भौगोलिक स्थिति हो गई। ठीक, खगोलीय स्थिति का पता लगाने के लिए हमें अक्षांश और देशांतर का सहारा लेना पड़ता है। ठीक है, अगर इसकी खगोलीय स्थिति समझना है तो हम किसका सहारा लेंगे, अक्षांश और देशांतर, यानी इसका अक्षांशी और देशांतरी पॉइंट हमें समझना होता है। तो जैसे एक अक्षांशी पॉइंट में हमने क्या समझा कि इसका जो विस्तार है 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के, ठीक है, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है। और देशांतरी विस्तार मैंने पढ़ा कि 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर के, ठीक है, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक है। तो ये अक्षांश और देशांतर का कॉन्सेप्ट हो गया। तो ये बता रहा है कि किसी भी प्लेस या किसी भी देश, किसी भी शहर की सही खगोलीय स्थिति अगर हमें पता करना है तो हमें अक्षांश और देशांतर के बारे में जानना जरूरी होगा। तो अब बातें समझ में आ गई होंगी कि हम अक्षांश और देशांतर क्यों पढ़ते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। अक्षांश, अक्षांश किस लिए पढ़ा जाता है, किसी भी प्लेस की खगोलीय स्थिति की जानकारी के लिए हमें अक्षांश के बारे में पढ़ना होता है। ठीक, अब इसको मिटा दें। अब पहला पॉइंट हमारे मन में आता है कि अक्षांश है क्या, किसे कहेंगे अक्षांश। तो जानकारी के लिए आप जानिए कि अक्षांश एक प्रकार की क्या है, कोणीय दूरी है। अक्षांश क्या है, अक्षांश यानी लैटिट्यूड, लैटिट्यूड ये क्या है, अक्षांश ये कोणीय दूरी है। ये क्या है, कोणीय दूरी। ठीक है, अक्षांश क्या है, एक कोणीय दूरी है जो ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण, ठीक है, मापी गई है, उत्तर से दक्षिण मेजर की गई है। या आप ऐसे कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए ये आपका एक ग्लोब हो गया, ठीक है, और ग्लोब के मध्य से जो पूर्व पश्चिम रेखा ड्रा की गई है जिसको आप कहते हैं 0 डिग्री, 0 डिग्री लाइन, ठीक है, तो
विषुवत वृत्त, जैसे ही ग्लोब पर आप ये रेखा ड्रॉ करते हैं यानी विषुवत वृत्त या भूमध्य रेखा ड्रॉ करते हैं तो इसके उत्तर का पार्ट उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण का पार्ट दक्षिणी गोलार्ध हो जाता है। ठीक है, दो गोलार्धों में ये पूरा ग्लोब क्या हुआ, बढ़ गया। ठीक है, तो विषुवत वृत्त पर ग्लोब का कोई भी स्थल, ठीक है, विषुवत वृत्त पर अगर विषुवत वृत्त के मध्य बिंदु को पृथ्वी का केंद्र मान लीजिए, इन द सेंस थोड़ा समझिए यहाँ पे कि विषुवत वृत्त के मध्य बिंदु को अगर हम पृथ्वी का केंद्र मान लें तो ग्लोब पर जितने भी प्लेसेस हैं, यानी कि ये अनंत बिंदुओं का क्या है, एक समुच्चय है, अनंत बिंदुओं का समुच्चय है। तो अलग अलग जो भी पॉइंट्स हैं, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ एक ले लिया, एक यहाँ ले लिया, एक यहाँ ले लिया, तो ये जो पॉइंट हैं ये इसके सेंटर पे जो एंगल मेजर करेंगे, ठीक है, जो एंगल मेजर करेंगे उस एंगल की जो वैल्यू होगी वो उस अक्षांश को रिप्रेजेंट करेगी। किसको रिप्रेजेंट करेगी, अक्षांश को रिप्रेजेंट करेगी। इससे आप ये कह सकते हैं कि जो अक्षांश होता है, अक्षांश एक प्रकार का क्या है, कोण है जो विषुवत रेखा तथा किसी अन्य स्थान के बीच, विषुवत रेखा तथा किसी अन्य स्थान के बीच पृथ्वी के केंद्र पर बनता है। विषुवत रेखा तथा किसी अन्य स्थान के बीच पृथ्वी के केंद्र पर बनता है, ये विषुवत रेखा हो गई। अब ये अन्य स्थान हो गए, इसके द्वारा जब मान लीजिए कि यहाँ पे जो एंगल बना है 30 डिग्री का बन गया, ये टोटल एंगल बन गया मान लेते हैं आप 40 डिग्री का बन गया। आगे ये बड़ा वाला एंगल अगर हम मान लें कि ये 60 डिग्री का बन गया तो इसका जो अक्षांशी पॉइंट होगा ये 30 डिग्री नॉर्थ हो जाएगा, ये 40 डिग्री नॉर्थ हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री नॉर्थ। ये अक्षांशी पॉइंट हो गया। इन बिंदु को हम क्या कहेंगे, अक्षांश कहेंगे। बातें क्लियर हो रही होगी। अच्छा, इस तरीके से आप देखेंगे ऐसे क्रम से बढ़ते बढ़ते एक पॉइंट आपको यहाँ पे मिलेगा जो 90 डिग्री नॉर्थ होगा। क्या होगा, 90 डिग्री, और उसका जो है लाइन कुछ इस तरीके से हो जाएगी, ऐसे उत्तरी गोलार्ध में और ऐसे ही क्या होगा दक्षिणी गोलार्ध में होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम समझ पा रहे हैं कि अक्षांश क्या है। अक्षांश एक प्रकार की कोणीय दूरी है या वह कोण है जो पृथ्वी के केंद्र पर, ठीक है, भूमध्य रेखा के सापेक्ष पृथ्वी के केंद्र पर तथा किसी अन्य स्थान, जो भी ग्लोब पर जो भी प्लेसेस हैं उसके द्वारा पृथ्वी के केंद्र पर जो कोण अंतरित होता है उस कोण का मान ही जो है क्या कहलाता है, अक्षांश कहलाता है। ठीक, ये बातें क्लियर हो गई। अब एक पॉइंट यहाँ पे और नोटिस करते हैं। अक्षांश तो क्लियर हो गया, ऐसे नॉर्थ में होगा ऐसे साउथ में होगा। अक्षांश के साथ एक शब्द जुड़ा, अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा, अगर ये अक्षांश है तो अक्षांश रेखा क्या है, तो आप देख रहे हैं कि जैसे यहाँ पे 0 to 30 आपने एंगल बनाया, मतलब यहाँ x को सेंटर मान लिया है तो यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल बना, तो ऐसे दूसरी तरफ भी तो 30 डिग्री का बनेगा। क्योंकि अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में आप जानिए कि ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर रेखाएं एक एक डिग्री के अंतराल पे खींची गई हैं। कितने डिग्री के अंतराल पे खींची गई, एक एक डिग्री के अंतराल पे खींची गई हैं। तो यहाँ से अगर चलेंगे तो 1 2 3 4 5, मतलब यहाँ पे 30 आएगा, फिर उसके बाद 31 32 फिर 40 आएगा। तो अब इस पॉइंट को यहाँ से अगर मिला दिया जाए तो ये जो एंगल मेजर हो रहा है वो कितना हो रहा है, 30 डिग्री हो रहा है। तो इसका मतलब है कि इसका ये पॉइंट अब भी हुआ है 30 डिग्री नॉर्थ, और यहाँ पे है 30 डिग्री नॉर्थ। तो अब जब इन दोनों पॉइंट्स को आप मिला देंगे तो ये 30 डिग्री अक्षांश रेखा हो जाएगी। ये क्या हो गई, 30 डिग्री अक्षांश रेखा हो गई। इसी तरीके से ये जो पॉइंट अगर इसको हम मान लें कि ये 40 डिग्री नॉर्थ है तो इधर 40 डिग्री नॉर्थ है, तो ये इन दोनों को हम मिला दिए तो ये 40 डिग्री नॉर्थ, यानी 40 डिग्री अक्षांश रेखा हो गई। ऐसे यहाँ पे अगर ये 60 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं 60 डिग्री नॉर्थ, तो इसको हम मिलाएंगे तो ये 60 डिग्री अक्षांश रेखा हो गई। तो इस प्रकार से अक्षांश रेखाएं ड्रा की गई हैं, यानी कि पृथ्वी पर, ठीक है, यानी ग्लोब पर या पृथ्वी की परिध पर, ठीक है, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो विषुवत वृत्त के क्या समानांतर है वो क्या कहलाते हैं, अक्षांश रेखा कहलाते हैं। वो क्या हो गई, अक्षांश रेखा हो गई। तो अक्षांश रेखा का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि अक्षांश रेखा क्या हो गई। अक्षांश का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि अक्षांश किसे कहते हैं। तो अक्षांश क्या होता है, एक प्रकार का कोण होता है जो विषुवत रेखा तथा किसी अन्य स्थान के बीच पृथ्वी के केंद्र पर मेजर होता है या केंद्र पर बना होता है। ठीक है, वो अक्षांश होता है। ठीक, और सेम अक्षांश यानी एक ही अक्षांशी बिंदुओं को, दोनों साइड एक ही अक्षांशी बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जो भूमध्य रेखा या विषुवत वृत्त के समानांतर होती है उसे हम क्या कहते हैं,
अक्षांश रेखा कहते हैं। ठीक, अब बात आती है कि अक्षांश रेखा की संख्या। अगला पॉइंट, अक्षांश रेखाओं की संख्या, अक्षांश रेखा की कुल संख्या। तो आप यहाँ पे देखिए एक दूसरा फिगर हम ले रहे हैं अक्षांश रेखाओं की संख्या के लिए। मान लीजिए ये 0 डिग्री अक्षांश है, 0 डिग्री, जिसको हम कहते हैं इक्वेटर यानी विषुवत वृत्त। ठीक है, अब ये नॉर्थ पोल हो गया और यहाँ पे क्या है, साउथ पोल है। तो नॉर्थ पोल का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो 90 डिग्री नॉर्थ, और साउथ पोल का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो 90 डिग्री क्या है, साउथ है। तो आप 0 से नॉर्थ पोल तक जाएंगे तो कितने डिग्री बन रहे हैं कुल टोटल, 90, 1 2 3 4, ऐसे यहाँ पे जाएंगे तो 90। और ऐसे साउथ में भी अगर आप जा रहे हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे ला करके 90, यानी कि 90 लाइन ना उत्तरी गोलार्ध में और 90 लाइन दक्षिणी गोलार्ध में, यानी 90 रेखा उत्तरी गोलार्ध में खींची गई, 90 दक्षिणी गोलार्ध में खींची गई। तो आप कहेंगे कि 90 प्लस 90 और प्लस 1 जो है आपका विषुवत वृत्त, एक क्या है, विषुवत वृत्त है। ठीक है, तो इस तरीके से कुल मिलाकर के कितनी रेखाएं हो गई, 90 प्लस 90 प्लस 1 बराबर हो गया 181। अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी हो गई, 181। ठीक है, कहीं कहीं आपको मिलेगा कि अक्षांश रेखाओं की संख्या 179, क्या मिलता है, 179। ये कैसे मिलता है उसको समझ लीजिए कि अगर पोल पर नॉर्थ पोल और साउथ पोल को आप पॉइंट मेजर कर लें, क्या मेजर कर लें, पॉइंट, इसको भी आप पॉइंट मेजर कर लें। ठीक है, तो पॉइंट को तो आप लाइन कहेंगे नहीं, तो उस केस में ये दो कम हो जाएंगे, देन क्या हो जाएगा 181 माइनस 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 179। ठीक है, तो एग्जाम में क्या होता है, दोनों में से कोई एक आएगा। अक्षांश रेखाओं की संख्या अगर 181 दिया है तो 179 नहीं आएगा, 179 है तो 181 नहीं आएगा। हालांकि जनरली 181 माना जाता है, एक एक डिग्री के अंतराल पे रेखाएं ड्रा की गई। तो यहाँ तक बातें समझ में आ गई कि अक्षांश क्या होता है, अक्षांश रेखा क्या होती है, अक्षांश रेखा की कुल संख्या कितनी है। ये 2-3 पॉइंट क्लियर हो गए। अक्षांश के बारे में जानकारी क्यों लेना चाहिए इसको मैंने पहले ही बता दिया। अब इस पे जुड़े और इंपॉर्टेंट तथ्य क्या हैं उसको समझते हैं। ठीक है, तो अगला पॉइंट ये है कि ग्लोब पर जो अक्षांश रेखाएं खींची गई, ठीक है, ग्लोब पर जो भी अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं उसमें सबसे बड़ी अक्षांश रेखा किसे कहा गया है, 0 डिग्री अक्षांश को। तो 0 डिग्री अक्षांश के बारे में जानिए। 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश जो ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांट रही है। क्या कर रही है, ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांट रही है। 0 डिग्री अक्षांश को ही हम विषुवत रेखा कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, विषुवत रेखा। ठीक है, या विषुवत वृत्त कहते हैं, विषुवत वृत्त या भूमध्य रेखा भी इसी को कहते हैं, भूमध्य रेखा कहा जाता है। ठीक है, किसको, 0 डिग्री अक्षांश को। तो ये सबसे बड़ा अगला पॉइंट कि ग्लोब पर सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन सी है, 0 डिग्री अक्षांश। तो आप यहां लिखेंगे कि 0 डिग्री अक्षांश सबसे बड़ा अक्षांश वृत्त है, सबसे बड़ा अक्षांश वृत्त है। ये पृथ्वी को या ग्लोब को 2 बराबर भागों में क्या करता है, बांट देता है। ठीक है, सबसे बड़ा अक्षांश वृत्त है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट कि अब इसके बाद जितने भी अक्षांशी वृत्त हैं, जितने भी अक्षांशी वृत्त हैं वो धीरे धीरे, यानी कि जब हम वृत्त, यानी यहाँ पे थोड़ा सा एक पॉइंट समझिए कि अगर ये 0 डिग्री अक्षांश हो गया यानी कि इक्वेटर हो गया, ठीक है, ये हो गया आपका इक्वेटर। तो इक्वेटर से अगर हम नॉर्थ पोल की तरफ मूव कर रहे हैं, नॉर्थ पोल की तरफ, या इक्वेटर से हम साउथ पोल की तरफ अगर मूव कर रहे हैं, तो जो भी हमें अक्षांश मिलेंगे उनकी लंबाई क्या हो रही है, कम होती जा रही है। जो भी अक्षांश रेखाएं हमें यहाँ पे मिल रही हैं उनकी लंबाई क्या हो रही है, कम होती जा रही है। ठीक है, आप देख रहे हैं कि उत्तरी गोलार्ध की तरफ जब हम जा रहे हैं, उत्तरी गोलार्ध में हम जब मूव कर रहे हैं तो विषुवत वृत्त से, विषुवत वृत्त को थोड़ा सा बोल्ड लाइन कर दे रहे हैं, मध्य की लाइन है,
ठीक है। तो विषुववृत्त से उत्तरी गोलार्ध की तरफ या विषुववृत्त से दक्षिणी गोलार्ध की तरफ, दक्षिणी गोलार्ध में हम मूव कर रहे हैं। तो जैसे जैसे आप देख रहे हैं कि अक्षांश वैल्यू बढ़ रही है, अक्षांश की वैल्यू यानी कि 0 to 1, या अगर इसे मानो हम इसको 10 डिग्री मान लें, इसको 20 मान लें, इसको 30 मान लें, इस तरीके से, तो आप देख रहे हैं कि वैल्यू तो बढ़ रही है, ठीक है, कोणीय मान बढ़ रहा है, लेकिन उनकी लंबाई क्या हो रही है, कम हो रही है ना। तो ये पॉइंट आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं, ठीक है, कि विषुवत वृत्त से पोल की तरफ या ध्रुव की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं का कोणीय मान बढ़ता है, जबकि लंबाई घटती है, ठीक है। कोणीय मान तो बड़ा हो रहा है, ये जी कि 0 डिग्री है तो यहाँ पे 10 डिग्री, फिर 20 डिग्री, 30 डिग्री, ऐसे बढ़ता चला गया, लास्ट में यहाँ पे क्या होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। कोणीय मान तो बड़ा हो रहा है, लेकिन क्या है, उनकी लंबाई क्या हो रही है, छोटी होती जा रही है। कोणीय मान बढ़ने के साथ साथ लंबाई क्या हो रही है, छोटी हो जा रही है। ये पॉइंट आप नोटिस कर लीजिए। अगला पॉइंट आपने लिखिए कि प्रत्येक अक्षांश रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं, ठीक है। प्रत्येक अक्षांश रेखाएं ये क्या हो रही है, इनके बीच की दूरी सदैव समान होती है, इनके बीच की दूरी, चाहे वो उत्तरी गोलार्ध की बात करें या हम दक्षिणी गोलार्ध की बात करें, प्रत्येक अक्षांश रेखाएं परस्पर समांतर होती है। अर्थात आप यहाँ लिख सकते हैं कि अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी सदैव समान होती है, यानी कांस्टेंट है, ठीक है, होती है। और ये लगभग जो है 111.13 किलोमीटर होती है। अभी मैं बताऊंगा कि कैसे 111.13 किलोमीटर होती है, बस अभी यहाँ पे इंट्रो में इतना जान लीजिए कि 111.13 किलोमीटर होती है। तो ये बातें क्लियर हो गई, ठीक है, कि 0 डिग्री अक्षांश सबसे बड़ा अक्षांश है जो ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांट रहा है, इसी को हम विषुवत वृत्त या भूमध्य रेखा कहते हैं, ठीक है। 0 डिग्री अक्षांश सबसे बड़ा अक्षांशीय वृत्त है, बाकी सब जो है वो क्या है, लघु वृत्त कहे जाते हैं, और वो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में नहीं बांट रहे हैं। अगला पॉइंट है कि विषुवत वृत्त से ध्रुव की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं का कोणीय मान बढ़ेगा। जब अक्षांश रेखाओं का कोणीय मान बढ़ेगा तो उनकी जो लंबाई होगी वो क्या होगी, कम होगी। कोणीय मान बढ़ने के साथ साथ लंबाई क्या हो रही है, अक्षांश रेखाओं की घट रही है। ये पॉइंट आपने नोटिस कर लिया, ठीक है। किसी भी, अगला पॉइंट यहाँ पे आ रहा है आपका कि किसी भी अगर आपसे पूछे कि सबसे बड़ा अक्षांशीय वृत्त, तो आपने बता दिया 0 डिग्री। अब इसको मैं मिटा रहा हूँ। किसी भी स्थान का जो अक्षांशीय पॉइंट या देशांतरी पॉइंट जो होता है उसको मेजर किस में किया जाता है, तो किसी भी स्थान का अक्षांशीय पॉइंट या देशांतरी पॉइंट, ठीक है, उसको अंश, मिनट और सेकंड में मेजर किया जाता है। तो ये भी पॉइंट आप नोट कर लेंगे। किसी भी स्थान का अक्षांशीय व देशांतरी, ठीक है, माप क्या, अंश, मिनट और सेकंड में दर्शाया जाता है, में व्यक्त किया जाता है। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। इसमें कुछ पैमाना है उस भी समझ लीजिए कि 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट के, और 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड के। तो ये भी बातें क्लियर हो गई ना। जैसे अभी अब जनरली तो कहा जाता है कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं ग्लोब पर 1-1 डिग्री के अंतराल पे खींची गई हैं, लेकिन अगर मान लो कर्क रेखा को एग्जाम्पल में लिया जाए, हम लोग कर्क रेखा और भारत की मानक समय रेखा 2 एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो कर्क रेखा को अगर हम एग्जाम्पल में ले तो कर्क रेखा का जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना, वो क्या है, 23 डिग्री 30 मिनट कहा जाता है लगभग। कर्क रेखा का ये पॉइंट है, कर्क रेखा का पॉइंट है 23 डिग्री 30 मिनट, जबकि एग्जैक्टली अगर देखा जाए कर्क रेखा का पॉइंट तो 23 डिग्री 26 मिनट 21 सेकंड होता है। कितना होता है, कर्क रेखा का जो पॉइंट है वो 23 डिग्री 26 मिनट 21 सेकंड ये है, ठीक है, पृथ्वी पर। तो जनरली हाफ 23 डिग्री मान लिया जा रहा है। हाफ 23 डिग्री मतलब 23 डिग्री 30 मिनट, सॉरी
23 डिग्री 30 मिनट है, तो यहाँ मिनट को मेजर किया गया। ऐसे हम 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को देख रहे हैं, तो अगर 82 के बाद 83 आना चाहिए, लेकिन वो 82.5 यानी 82 डिग्री 30 मिनट आ रहा है। तो इस तरीके से जो है जो माप होती है वो अंश, मिनट और सेकंड में व्यक्त की जाती है। ये बातें क्लियर हो गई। चलिए अब इसके बाद देखिए कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, वो मुझे समझना है। वो क्या है? अक्षांश हो गया, अक्षांश रेखाएं हो गई, ठीक है, अक्षांश से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हो गए, ये आपने क्लियर कर लिया। अब यहीं पर एक पॉइंट जान लीजिए, कोलैटिट्यूड क्या होता है? क्या? कोलैटिट्यूड। कोलैटिट्यूड यानी सह अक्षांश। अगला पॉइंट, कोलैटिट्यूड सह अक्षांश, ठीक है, सह अक्षांश। तो सह अक्षांश मतलब किसी भी अक्षांशी बिंदु का सह अक्षांश प्राप्त करना, मतलब उसको 90 डिग्री में से माइनस करके प्राप्त किया जाता है, ठीक है। किसी भी प्लेस का जो अक्षांशी बिंदु है और उसका सह अक्षांश अगर आपसे पूछा जाए तो 90 में से घटा करके आप उसका सह अक्षांश प्राप्त करेंगे। एग्जाम्पल में समझिए, मान लीजिए कोई प्लेस है ए जिसका अक्षांशी पॉइंट है 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री ये इसका अक्षांश है, अक्षांशी बिंदु है, अक्षांशी बिंदु है। अब इसका हमें पता करना है सह अक्षांश। क्या पता करना है? सह अक्षांश। तो हम क्या करेंगे, इसको 90 माइनस 30 कर देते हैं, तो 90 माइनस 30 इज इक्वल टू 60 डिग्री आ गया, और ये 60 डिग्री सह अक्षांश को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सह अक्षांश। 30 डिग्री का सह अक्षांश 60 डिग्री होगा, और 60 डिग्री का सह अक्षांश क्या होगा? कोलैटिट्यूड 30 डिग्री होगा। तो यानी 90 डिग्री में से माइनस करके हम सह अक्षांश को प्राप्त कर लेते हैं। ये बातें यहाँ पे क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अच्छा चलिए अब इससे जुड़े कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ों को हम पढ़ते हैं। जैसे अगला हमारा जो पॉइंट है वो अक्षांशों की कोणीय दूरी। जैसे मैंने बताया ना कि कोणीय मान होता है, अक्षांश क्या होता है कि कोणीय मान होता है। तो कोणीय दूरी हम कैसे निकालते हैं? जैसा अभी हमने पढ़ा कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी सदैव नियत होती है, वो परस्पर एक दूसरे के समानांतर होते हैं, और उनकी दूरी लगभग जो है 111.13 किलोमीटर होती है। तो ये जो 111.13 किलोमीटर है अक्षांशों के बीच की दूरी, वो कैसे प्राप्त हो रही है उसी को हम यहाँ पे समझते हैं, ठीक है। आज जो भी पॉइंट्स हम पढ़ेंगे वो अक्षांश से ही जुड़े हुए तथ्यों को समझेंगे, केवल और केवल अक्षांश को समझ रहे हैं, ठीक है। आइए पॉइंट हमारा है अक्षांश, अक्षांशों की कोणीय दूरी, एंगुलर डिस्टेंस ऑफ लैटिट्यूड, ठीक है, अक्षांशों की कोणीय दूरी। आइए यहाँ पे देखिए, ये मान लेते हैं ग्लोब हो गया, ये क्या है? ग्लोब है, और ये 0 डिग्री लाइन है, 0 डिग्री, यानी इसको हम क्या कह दिए? इक्वेटर। और ये 0 डिग्री देशांतर रेखा हो गई, यानी नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिलाने वाली रेखा, ऐसा कह लीजिए। ये नॉर्थ पोल हो गया और ये हो गया साउथ पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक है। ये 0 डिग्री लाइन यानी इक्वेटर। बात समझ में आ रहा है? आप जानते हैं कि इक्वेटर ग्लोब को दो बराबर भाग हुए हैं। पृथ्वी के कॉन्सेप्ट में ये कहा जाता है कि पृथ्वी ध्रुवों पर क्या है? चपटी है, क्योंकि उसका आकार ऐसा माना जाता है कि गोल नहीं है बल्कि क्या है? अंडाकार है, ठीक है। पृथ्वी का आकार कैसा है? अंडाकार। आकृति बताई जाती है कि पृथ्वी का आकार अंडाकार है, यानी उसका ध्रुव जो है दबा हुआ है, और भूमध्य रेखा के सापेक्ष क्या हुआ है? उभरा हुआ भाग है, ठीक है। कुछ इस तरीके से पार्ट है, तो ध्रुव पे वो दबा हुआ है, और भूमध्य रेखा के यानी यहाँ उभरा हुआ है, और यहाँ दबा हुआ है। और इसे दबा का मतलब दबा नहीं है, बल्कि वो जब अपने अक्ष पे मूव करती है पृथ्वी, क्योंकि वो 23.5 डिग्री झुकी हुई मूव करती है, अक्ष पर उसका जो झुकाव है पृथ्वी का कितना है? 23.5 डिग्री। ये पॉइंट आप नोटिस कर लेंगे। हालांकि पृथ्वी के बारे में स्पेशल एक क्लास होगा कि अर्थ, स्पेशली अर्थ में से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट, उसका फिजिकल जो है फीचर्स वगैरह सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर नोट करना है तो आप नोट करिए कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है? 23.5 डिग्री, ठीक है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो झुक करके वो जो मूव कर रही है, ठीक है, इसकी वजह से ध्रुव ऐसा लगता है कि दबा हुआ है, और उसका जो है भूमध्य रेखीय जो पोर्शन है वो बाहर की तरफ निकला हुआ है। तो इसलिए ये जो लंबाई हमें मिलेगी, भूमध्य रेखीय जो व्यास मिलेगा, वो ध्रुवीय व्यास से क्या होगा? बड़ा होगा। तो चलिए यहाँ पे फटाफट नोटिस कर लेते हैं। ये भूमध्य रेखीय व्यास है, तो इसको कितना है? भूमध्य रेखीय
व्यास, भूमध्य रेखीय व्यास लगभग कितना होता है 12,755.6 है, तो 55.6 ही चलिए लिख ले रहे हैं, 55.6 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, ठीक है, भूमध्य रेखीय व्यास। जबकि ध्रुवीय व्यास जो है, ये देखिए ध्रुवीय व्यास, यहाँ पे लिख दें ध्रुवीय व्यास, ये है 12,712.8 किलोमीटर है, कुछ इस प्रकार से। तो अगर यहाँ पे देखा जाए कि जो इनके व्यास में जो अंतर आ रहा है निकल करके, अप्रॉक्सीमेट जो वैल्यू आ रही है लगभग 43 किलोमीटर की आ रही है। कितनी आ रही है? 43 किलोमीटर का अंतर है। इसका मतलब है कि इनकी त्रिज्या में लगभग 21 दूना 42 यानी लगभग 21.5 किलोमीटर का अंतर आएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं इनकी परिधि की। तो इनकी जो परिधि है, यानी अर्थ की जो परिधि है, ग्लोब की जो परिधि है, वो टोटल है 40,008 किलोमीटर, ठीक है। कितना है? 40,008 किलोमीटर, ये पूरा परिधि, ठीक है। तो अगर हम केवल इनका अर्ध परिधि पता करें कि ग्लोब की जो अर्ध परिधि है, तो अर्ध परिधि जो होगी वो इसका आधा हो जाएगी, यानी कि 20,004 किलोमीटर हो जाएगी। अर्ध परिधि का मतलब हुआ कि यहाँ से चले हम और ये यहाँ तक पहुँच गए, तो ये अर्ध परिधि हो गया, ठीक है। अब अगर बात करें कि 1/4 जो इसकी परिधि है, तो 1/4 परिधि का मतलब हुआ कि ये पोर्शन होगा केवल, ठीक है। तो 1/4 जो परिधि होगी 1002 किलोमीटर होगी। तो आप देख रहे हैं कि अगर ये 0 डिग्री लाइन है, तो यहाँ पे कौन सा लाइन बन रहा है 90 डिग्री। तो 0 to 90 जाने पर कितने अक्षांश हम पार कर रहे हैं? 0 to 90 जाने पे हम कितने अक्षांश पार कर रहे हैं? अरे भाई 90 अक्षांश पार कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि 0 डिग्री से 90 डिग्री तक 90 अक्षांश, ठीक है, पार करते हैं। तो इस प्रकार 1 डिग्री अक्षांश के बीच की दूरी जो होगी वो कितनी होगी? क्योंकि 90 डिग्री अक्षांश के बीच की दूरी है 10,002 किलोमीटर, तो 1 डिग्री अक्षांश के बीच की दूरी 10,002/90, तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो लगभग 111.13 किलोमीटर आएगा, 111.13 किलोमीटर। बात यहाँ तक समझ में आ गई होगी। अच्छा, अब उसके बाद देखिए क्या है कि मैंने बताया कि जो माप होती है वो केवल अंश में ना होकर के अंश के साथ मिनट और सेकंड में भी होती है, मिनट और सेकंड में। जैसे कि अभी देखिए 23.5 डिग्री यानी 23 मिनट 30 सेकंड, ठीक है। तो अगर इनका ये तो 1 डिग्री के अक्षांश के बीच की दूरी पता की गई, तो अगर 1 मिनट के बीच की दूरी अगर मैं यहाँ से निकालना हो, तो चूंकि हम जानते हैं कि 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट के, तो इनके बीच की दूरी, ठीक है, तो 1 मिनट के बीच की दूरी होगी, 1 मिनट के बीच की दूरी होगी 111.13/60, तो ये आ जाएगा 1.85 किलोमीटर लगभग। कितना है? 1.85। इसी प्रकार हम ये भी जानते हैं कि 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड के, तो 1 सेकंड के बीच की दूरी अगर हमें पता करना हो, 1 सेकंड के बीच की दूरी, तो हम कहेंगे 1.85/60 बराबर होगा 0.0308 किलोमीटर, या इसी को हम लिख सकते हैं, अगर 8 है तो इसको हटा के यहाँ 1 कर दें तो हम कह सकते हैं ये 31 मीटर के बराबर है। 31 मीटर 1 सेकंड में के बीच की जो दूरी आ रही है पृथ्वी पर, ठीक है, 1 सेकंड के एंगल के बीच की जो दूरी आ रही है दो अक्षांश रेखाओं के बीच, ठीक है, वो लगभग कितना आ रहा है? 31 मीटर आ रहा है। तो इस तरीके से पता चल गया कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी क्या है एग्जैक्टली और कैसे उसको निकाला जाता है। थोड़ा सा मैथमेटिकल है लेकिन है इजी, आसानी से समझ में आएगा आप लोग को, ठीक है। तो एक बातें यहाँ तक क्लियर हो गई। चलिए इसको नोट कर लीजिए, कुछ और 2-3 इंपॉर्टेंट तथ्य यहाँ पे और जोड़ते हैं। हो गया होगा, ठीक है। चलिए
अब अक्षांश रेखाओं से जुड़े कुछ और इम्पोर्टेंट तथ्य, जैसे कि कभी कभी प्रश्न आता है ना कि ग्रेट सर्कल किसे कहते हैं, या किस अक्षांश रेखा को बृहद वृत्त नाम दिया गया है। ठीक है, किस अक्षांश रेखा को बृहद वृत्त नाम दिया गया। तो देखिए अब यहाँ पे अगला हमारा जो पॉइंट है वो है बृहद वृत्त और लघु वृत्त। ठीक है, बृहद वृत्त और लघु वृत्त। तो आप जान लीजिए कि ग्लोब पर 0 डिग्री जो लाइन है, 0 डिग्री लाइन यानी कि इक्वेटर, ठीक है, केवल और केवल इक्वेटर को जो है ग्रेट सर्कल कहा जाता है। ये है ग्रेट सर्कल। ठीक है, बाकी जितने भी हैं सब क्या है, लघु वृत्त हैं। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा ये क्या है, बृहद वृत्त है। ये बृहद वृत्त है, यानी भूमध्य रेखा या विषुवत वृत्त को ही बृहद वृत्त कहा जाता है। बातें क्लियर हो गई। ठीक है, इसके अतिरिक्त लघु वृत्त की अगर बात करेगी तो लघु वृत्त के लिए आपको बस इतना दिमाग में बैठा लेना है कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा को छोड़कर शेष सभी अक्षांशीय वृत्त लघु वृत्त कहलाते हैं। शेष सभी अक्षांशीय वृत्त क्या कहलाते हैं, लघु वृत्त कहलाते हैं। समझ में आ रहा है ना। केवल 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो है बृहद वृत्त है और ये ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है अगर अक्षांश की बात करें। और देशांतर में तो जो भी देशांतर रेखाएं खींची गई हैं वो सब समान सर्कल बनाती हैं, क्योंकि वो अर्धवृत्त हैं और 2 अर्धवृत्त को मिला करके एक समान सर्कल बन जाता है। ठीक है, यानी कि सभी जो है एक बराबर के वृत्त को बनाते हैं देशांतर में। तो इसको हम देशांतर में क्लियर करेंगे, अभी फिलहाल हम अक्षांश को देख रहे हैं। तो आपको कंफर्म हो गया कि बृहद वृत्त और लघु वृत्त, यानी कि 0 डिग्री बृहद वृत्त हो गया, बाकी जितनी अक्षांश रेखाएं आप ड्रा कर दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये जितनी अक्षांश रेखाएं आप ड्रा करेंगे सब क्या है, सब लघु वृत्त है। यानी कि इक्वेटर से नॉर्थ या साउथ जितने भी अक्षांशीय वृत्त खींचे गए हैं, इसको इक्वेटर को थोड़ा सा बोल्ड कर दिया जा रहा है, इसके नॉर्थ जाइए या साउथ जाइए, ये सब लघु वृत्त का क्षेत्र है, लघु वृत्त है। यहाँ भी क्या है, सब ये लघु वृत्त है। बातें क्लियर हो गई, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। इसके बाद अगला जो हमें पॉइंट समझना है वो क्या है, निम्न अक्षांश और उच्च अक्षांश। निम्न अक्षांश और उच्च अक्षांश की संज्ञा किसे दी गई। ठीक है, तो इसको भी समझिए कि ग्लोब पर जो है, ग्लोब पर ये 0 डिग्री लाइन हो गई, 0 डिग्री लाइन हो गई, ये 45 डिग्री नॉर्थ हो गया, 45 डिग्री नॉर्थ, और ये हो गया 45 डिग्री साउथ, 45 डिग्री साउथ। तो 0 से यानी कि 45 डिग्री नॉर्थ से 45 डिग्री साउथ का जो अक्षांशीय बिंदु होता है ये सब निम्न अक्षांश होते हैं। ये क्या कहलाते हैं, निम्न अक्षांश कहलाते हैं। और इसके ऊपर नॉर्थ पोल तक यानी 90 डिग्री नॉर्थ और साउथ पोल तक यानी कि 90 डिग्री साउथ। ठीक है, ये सब जो है उच्च अक्षांश कहलाते हैं, उच्च अक्षांश। ठीक है, देखिए अक्षांशीय वैल्यू जितनी बड़ी होगी, ठीक है, वृत्त उतना क्या होगा, छोटा होगा। ये उच्च अक्षांश। समझ में आ गया ना। ये बात आपको ध्यान में रखना है कि अक्षांशीय मान जितना बड़ा होगा वृत्त उतना क्या होगा, छोटा होगा। ये पॉइंट आप नोट करके लिख सकते हैं। ठीक है, नोट में आप लिखेंगे कि अक्षांशीय मान जितना बड़ा होगा, ठीक है, अक्षांशीय वृत्त उतना छोटा होगा, अक्षांशीय वृत्त उतना छोटा होगा। समझने के लिए, ठीक है, कि जैसे वैल्यू बढ़ेगी तो उसकी लंबाई क्या हो रही है, कम होती चली जा रही है। तो ये बातें क्लियर हो गई ना। आपको बृहद वृत्त पता चल गया क्या होता है, लघु वृत्त पता चल गया क्या होता है। ठीक है, कोल एटीट्यूड क्या है वो भी क्लियर हो गया, लघु अक्षांश उच्च अक्षांश क्लियर हो गए। ये सारी बातें यहाँ पे क्लियर हो गई आपको, इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए फट से।